अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। हमने जो है ना लॉ थॉट को शुरू किया हुआ था, ठीक है। उसके हम जो है ना काफ़ी लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। एक दो लेक्चर ही रह गया टॉट का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मलिशियस प्रोसिक्यूशन। बेसिकली मलिशियस प्रोसिक्यूशन होता क्या है? देखिए, मलिशियस का मतलब होता है कि बैड इंटेंशन, इल विल, और प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है कि आपने जो है ना वो किसी के अगेंस्ट जो है ना वो लीगल एक्शन जो है ना वो कॉज किया है, तो उसको हम प्रोसिक्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे अगेंस्ट किसी ने झूठी एफआईआर करवा दी है, ठीक है। जब मेरे अगेंस्ट किसी ने झूठी एफआईआर करवाई, पुलिस मेरे घर आई, मुझे अरेस्ट किया, जो है ना वो सोसाइटी में मेरी जो रेपुटेशन थी वो उसका तो कुछ नहीं रहा। उसके बाद मैंने एक वकील हायर किया, उसको मैंने पैसे दिए, ठीक है। कोर्ट में जो है ना मेरा केस चलता रहा, जेल में भी मेरा, उसके बाद मेरा कितना उसके ऊपर खर्चा आया। लेकिन एट द एंड क्या हुआ, और एट द एंड क्या प्रूव हुआ कि जिस बंदे ने मेरे अगेंस्ट एफआईआर करवाई थी उसका सिर्फ पर्पज़ ये था कि वो मेरी रेपुटेशन ख़राब करे, उसके अलावा उसका कोई पर्पज़ नहीं था, ठीक है। तो अब मेरे पास उसके लिए क्या रेमेडीज़ हैं कि जो मेरा इतना नुकसान हुआ, जो मेरे इतने डैमेज हुआ मुझे, ठीक है, मेरी रेपुटेशन को नुकसान हुआ, अब मेरे पास उसके अगेंस्ट जो है ना वो क्या रेमेडी है, ठीक है। ये बेसिकली लॉ ऑफ टॉट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। टॉट में हम जो है ना वो मलिशियस प्रोसिक्यूशन जो है ना वो क्लेम करते हैं कोर्ट्स में, ठीक है। आप एक सिविल सूट फाइल करते हैं कोर्ट के अंदर, ठीक है, जिसमें आप जो है ना वो सारा कुछ बताते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इतना ही आपने समझना है कि अगर आपने किसी के अगेंस्ट अनरीजनेबल लिटिगेशन शुरू की है, ठीक है, और उसका पर्पज़ यही है, अगर हम एफआईआर पढ़े ना डिफरेंस, तो उसमें 10-15 लोगों का नाम लिखा होता है, ठीक है। ऐसे ही शीदा मीदा पता नहीं किस किस का नाम लिखा होता है जब भी हम कोर्ट में एफआईआर पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो उनमें से आधे से ज़्यादा तो वैसे ही जो है ना वो दूसरी तीसरी हेयरिंग में बड़ी हो जाते हैं, ठीक है। तो मलिशियस प्रोसिक्यूशन मीन कि अगर आपने किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई ऐसी प्रोसीडिंग इनिशिएट की है, ठीक है, जिसका पर्पज़ जो है ना वो यही है कि आप उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो वो पर्सन जो है जब वो अक्विट हो जाता है, ठीक है, एक्विट मीन कि जब वो बड़ी हो जाता है, तो वो फिर आपके अगेंस्ट क्या एक्शन ले सकता है कि वो जितना भी उसको नुकसान हुआ है उसके बदले में उसको कंपनसेट किया जाए। ये चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मीनिंग इसका क्या है कि मलिशियस प्रोसिक्यूशन मीन इंस्टीट्यूशन ऑफ क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग फॉर इम्प्रॉपर पर्पस विदाउट रीजनेबल कॉज। कि आपने जो है ना वो एक केस इंस्टीट्यूट किया है, चाहे वो सिविल है क्रिमिनल है, ठीक है, उसका पर्पज़ जो है वो इम्प्रॉपर है, ठीक है, और अनरीजनेबल कॉज है, ठीक है। मतलब विदाउट एनी रीज़न आपने जो है ना वो किसी के अगेंस्ट केस इनिशिएट कर दिया है, और एट द एंड जो है वो पर्सन जो है ना वो उसमें बड़ी हो जाता है, या वो पर्सन जो है ना वो एट द एंड ये प्रूव होता है कि आपने उसके अगेंस्ट जो है ना वो बैड इंटेंशन के साथ जो है ना वो प्रोसिक्यूशन स्टार्ट की थी, तो वो उसके पास एक जो है ना वो रेमेडी मौजूद है कि वो रेमेडी जो है ना वो कोर्ट से ले सकते हैं। अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ को डिस्कस करें तो लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट अ पर्सन, ठीक है, जो बेसिकली जो है ना वो प्रोसिक्यूशन को डिफाइन करती है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन ऑफ क्रिमिनल रेसिडिव फॉर इम्प्रॉपर पर्सन विदाउट प्रोबेबल कॉज, विदाउट एनी प्रोबेबल कॉज, ठीक है। प्रोबेबल कॉज बेसिकली ये होता है कि एक जो है ना वो कॉज बनती है कि मैं अगर मेरे अगेंस्ट किसी ने रॉन्ग रोड कमिट किया है, फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी ने नुकसान पहुंचाया है, तो मैं सारी बात उसके अगेंस्ट एफआईआर करवाऊंगा, ठीक है। ये एक प्रोबेबल कॉज है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे किसी ने नुकसान ही नहीं पहुंचाया, ठीक है, मेरा बस ऐसी जो है ना वो दुश्मनी है ए के साथ, और मैं जाके एफआईआर झूठी एफआईआर करवा देता हूँ जिसने मेरे घर में चोरी की है, ठीक है। पुलिस आती है, आगे पकड़ लेती है, उसको अरेस्ट करती है, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, सारी बात है, पुलिस विदाउट वारंट आएगी, आगे अरेस्ट कर लेगी, तो वो विदाउट एनी प्रोबेबल कॉज है, ठीक है। वो मेरे अगेंस्ट क्या रेमेडी जो है ना वो सीख कर सकता है, वो जो ना मेरे अगेंस्ट जो है ना वो सूट फाइल कर सकता है। अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिस्कस करें तो बेसिकली जो ना कॉमन लॉ से ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ है, और इसका पर्पज़ यही है कि जो इनोसेंट पर्सन है जिनके अगेंस्ट जो है ना वो मेलाफाइडी यानी कि बैड नियर के साथ आप कोई प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करते हैं या अनफाउंडेड प्रोसिक्यूशन को स्टार्ट करते हैं जिससे अगले पर्सन को नुकसान होता है, तो उसको रेमेडी जो है ना वो क्या ग्रांट की जाए। बेसिकली ये कॉमन लॉ का कॉन्सेप्ट है। बेसिकली जो है ना वो यूरोपियन कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। इवन कि आप स्टेट के अगेंस्ट भी जो है ना वो सूट फाइल कर सकते हैं अगर तो आपको स्टेट ने जो है ना वो विदाउट एनी रीज़न अरेस्ट वगैरह किया या आपके अगेंस्ट जो है ना वो कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट की है। इसका लीगल फ्रेमवर्क ऑफ पाकिस्तान अगर हम बात करें तो बेसिकली जो है ना वो कानून शहादत आर्डर, रूल ऑफ एविडेंस रेगुलेट द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ के वाले से बताता है कि अगर तो मलिशियस प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करनी है किसी पर्सन ने, ठीक है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, सिविल प्रोसीजर कोर्ट के वाले से, इसके वाले से बताता है कि प्रीवियस लिटिगेशन होगी तो उसको कैसे डिसमिस किया जाएगा, सीआरपीसी बताती है हमें, ठीक है, कि डिस्चार्ज एंड एक्विटल के वाले से नोट्स अगर कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, ठीक है, तो जो है ना वो पर्सन को जो है ना वो डिस्चार्ज भी किया जा सकता है और उसको क्विट भी किया जा सकता है, ये हमें सीआरपीसी बताती है। और पाकिस्तान पिनल कोड में जो है ना वो पिनलाइज प्रोविजंस बताता है, ठीक है, कि अगर आपने जो है ना वो किसी पर्सन के अगेंस्ट फॉल्स चार्जेस लगाए हैं, डेफेमेशन की है, ठीक है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है, तो आपको क्या पनिशमेंट दी जाएंगी। अब हम जो है ना वो एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ेंगे। एसेंशियल एलिमेंट्स मीन के कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए ये चीज़ प्रूव करने के लिए
कि इस पर्सन ने जो है ना वो फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन ने मेरे अगेंस्ट जो है ना वो झूठी एफआईआर करवाई, ठीक है, और बाद में मैं बरी हो जाता हूँ, तो कौन कौन से एलिमेंट्स अगर उसमें पाए जाएंगे तो मैं जो है ना वो एक सूट इनिशिएट कर सकता हूँ, और जितना भी मुझे नुकसान हुआ है उसकी मैं डैमेजेस जो है ना वो कोर्ट से क्लेम कर सकता हूँ, और बाद में मुझे कंपनसेट किया जाएगा। देखिए इसमें बेसिकली प्रोसीजर क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने मेरे अगेंस्ट जो है ना वो झूठी एफआईआर करवा दी, ठीक है, मुझे पुलिस ने अरेस्ट किया, मैंने इंगेज किया लॉयर को, उसके बाद जितना भी मेरा उसके ऊपर खर्चा आया, एट द एंड मैं बरी हो गया, ठीक है। बरी होने के बाद मैंने क्या किया कि मेरे पास विद इन 1 ईयर आपके पास एक टाइम होता है, टाइम लिमिटेशन जो है ना वो लिमिटेशन एक्ट में डिस्क्राइब किया है कि 1 साल के अंदर अंदर आप जो है ना वो सूट फाइल कर सकते हैं, ठीक है। 1 साल के बाद जो है ना वो लिमिटेशन बाहर हो जाती है, आप सूट फाइल नहीं कर सकते। 1 साल के अंदर अंदर जो है ना मैंने सूट फाइल कर दिया कोर्ट में कि जी फलां ए पर्सन है जिसने मेरे अगेंस्ट जो है ना वो झूठी एफआईआर करवाई थी, और उसके बाद मुझे इतना नुकसान हुआ, ठीक है। ये बेसिकली हमने 2-3 केस इस्लामाबाद में हैंडल भी किए हैं, ठीक है, और एक केस में हमने 8 लाख एंड समथिंग जो है ना वो अमाउंट रिकवर भी की थी, जिसके अगेंस्ट जो है ना वो हमने प्रोसीडिंग जो है ना इनिशिएट की थी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो है ना वो आपने कोर्ट्स को बताने होते हैं कि ये एलिमेंट जो है ना वो इसमें पाए गए हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना हम कोर्ट में आए हैं और हमें जो है ना वो नुकसान हुआ है, तो हमें डैमेजेस जो है ना वो पे किए जाए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल पहले केस में मैं डिफेंडेंट था, अब क्या हुआ कि ए ने मेरे अगेंस्ट जो है ना वो झूठी एफआईआर करवाई, ए प्रोसिक्यूशन हो गया, मैं डिफेंडेंट हो गया, ठीक है, मैं बरी हो गया, ठीक है। अब ये है कि डिफेंडेंट यानी कि मैं जिसके अगेंस्ट जो है वो झूठी एफआईआर हुई थी वो मलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल करेगा, ठीक है। मैंने मलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल किया, ठीक है। अब मुझे ये एलिमेंट्स प्रूव करने पड़ेंगे कि ये एलिमेंट्स उस सूट में थे, तो ही जो है ना वो मैं जो है ना वो कंपनसेट के लिए जो है ना वो हकदार होऊंगा, ठीक है। तो तब ही जो है ना वो ए को लाइबल डिक्लेयर करेगी कोर्ट, और कोर्ट कहेगी कि जी आप डैमेजेस पे करें। सबसे पहले जो एसेंशियल एलिमेंट है कि प्रोसिक्यूशन बाय डिफेंडेंट, कि जो डिफेंडेंट है सिर्फ वही जो है वो मलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल कर सकता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी कि ए ने मेरे अगेंस्ट, जिसमें बाद में ये प्रूव हुआ कि जी ए का जो सिर्फ पर्पज़ ये था कि वो मेरी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाए, ठीक है। तो अब उसमें उस केस में डिफेंडेंट मैं था, तो सिर्फ मैं ही मलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें बेसिकली ये था कि डिफेंडेंट हुआ have initiate and actively participate in legal proceeding against the plaintiff, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें मैं प्लेंटिफ बन जाऊंगा, जब सारी बातें सूट में फाइल कर रहा हूँ तो मैं प्लेंटिफ हो गया, ठीक है, और जो है वो ए जो है वो डिफेंस काउंसिल हो जाएगी जब मैं उसके अगेंस्ट जो है ना वो सूट फॉर मलिशियस प्रोसिक्यूशन जो है ना वो कोर्ट में इनिशिएट करूँ। इस केस में बेसिकली ये हेल्ड किया गया था कि डिफेंडेंट एक्टिव रोल इन प्रोसिक्यूशन वाज प्रूवन, कि डिफेंडेंट को ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसके अगेंस्ट जो है ना वो फॉल्स एंड फ्रीवियस लिटिगेशन जो है ना वो इनिशिएट की गई थी टुवर्ड्स द प्लेंटिफ, ठीक है। देन दो सेकंड एलिमेंट्स वो ये है कि एब्सेंस ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज, कि रीजनेबल और प्रोबेबल कॉज जो है ना वो एब्सेंट होना लाजमी। रीजनेबल और प्रोबेबल कॉज क्या है कि फॉर एग्जांपल ए ने बी के अगेंस्ट जो है ना वो एक एफआईआर दर्ज करवाई कि बी ने मेरे घर में चोरी की है, ठीक है। अब ए ये कहता है कि ये कैमरे में जो है ना वो आ भी रहा है कि ये मेरी चीज़ें फलां जो है ना वो बी उठा के लेके जा रहा है, तो ये रीजनेबल और प्रोबेबल कॉज है जो कि वो थ्रू अपने एविडेंस जो है ना वो दिखा रहा है कि ये पर्सन मेरे घर में घुसा था और ये चीज़ें उठा के लेके जा रहा है, ठीक है। तो ये एक रीजनेबल और प्रोबेबल कॉज है। लेकिन जब आप जो ना वो सूट फाइल करते हैं मलिशियस प्रोसिक्यूशन का, ठीक है, लेकिन ये जब आपका पर्पस किसी की रेपुटेशन को हर्ट करना हो, जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दी कि ए ने मेरे अगेंस्ट जो ना एफआईआर दर्ज कराई, उसका पर्पस सिर्फ ये था कि मेरी जो है ना बदनामी करे पूरी सोसाइटी में, ठीक है। तो उसमें जो है वो रीजन एब्सेंट थी रीजनेबल और प्रोबेबल कॉज, कि उसके पास कोई ऐसी कॉज नहीं थी, कोई ऐसी रीज़न नहीं थी कि जिसमें वो कह सकता कि हाँ जो है ना वो इसी पर्सन ने जो है ना वो ये एक्ट परफॉर्म किया है, यानी कि वो ये नहीं था कह सकता कि मैंने ही वो एक्ट परफॉर्म किया है, ठीक है। तो अगर रीजनेबल और प्रोबेबल कॉज एब्सेंट होगी तो तब ही जो है ना वो मलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल कर सकेंगे। इसमें बेसिकली एक केस आया था कोर्ट के पास, जिसमें जो है ना वो कोर्ट ने हेल्ड किया। केस बेसिकली ये था कि एक पर्सन ने जो है ना वो एफआईआर दर्ज करवाई कि मेरे घर में चोरी हुई है, ठीक है। पुलिस ने जाके जो है ना वो सी पर्सन को अरेस्ट कर लिया और उसके बाद उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई और एट द एंड वो एक्विट हो गया। एक्विट मतलब कि वो बरी हो गया, ये प्रूव हुआ कि उसने जो है वो चोरी नहीं की। बाद में क्या हुआ कि उसने जो है ना वो मलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल कर दिया अगेंस्ट ए, ठीक है। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि ए ने डायरेक्टली सी का नाम नहीं था लिया, ए ने बस ये बताया था कि मेरे घर में चोरी हुई है और पुलिस ने जाके जो है ना वो सी को अरेस्ट किया है, ठीक है, ऑन देयर ओन विल, ठीक है। तो यहाँ पे मलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल करना नहीं बनता, ठीक है। तो मलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट तभी आप फाइल कर सकते हैं जब कोई रीजनेबल और प्रोबेबल कॉज एब्सेंट होगी, ठीक है। अगर तो रीजनेबल प्रोबेबल कॉज मिल रही है, फॉर एग्जांपल अब एक और केस आया था कि जिसमें ये था कि ए ने ये इल्ज़ाम लगाया कि बी ने मेरे घर में चोरी की है, ठीक है, क्योंकि बी भी उसी दिन जिस दिन चोरी हुई थी उसके घर से निकला था, ठीक है। जब केस
प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई, इनिशिएट होने के बाद बी जो है ना वो क्विट हो गया, यानी कि बरी हो गया, ठीक है, एविडेंस नहीं मिले बी के अगेंस्ट और बी को ना बरी कर दिया गया। बी ने बाद में जो है ना मलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल कर दिया कि ए के अगेंस्ट, ठीक है। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि इसमें रीजनेबल और प्रोबेबल कॉज एब्सेंट नहीं थी, ठीक है। रीजनेबल प्रोबेबल कॉज एब्सेंट तब होती है जब आपका पर्पस ये हो कि आपने किसी की रेपुटेशन को हर्ट करना है, ठीक है। इस केस में भी बेसिकली यही हेल्ड हुआ था कि मिलिशियस इंटेंशन फॉर रॉन्गली इंटेंशन होना लाजमी है, ठीक है, और प्रोसीडिंग हेल्ड फॉर विदाउट रीजनेबल कॉज, और प्रोसीडिंग जो है ना विदाउट रीजनेबल कॉज जो है ना वो हेल्ड हुई हो। लेकिन जो मैंने अभी एग्जाम्पल दी जिसमें जो है ना वो बी के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा था और बी उसी दिन उसी के घर से निकला था, ठीक है, लेकिन एविडेंस नहीं होने की वजह से उसको जो है ना वो क्विट कर दिया गया, ठीक है, और बाद में जो है ना वो उसने मिलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल कर दिया। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि इसमें रीजनेबल कॉज मौजूद थी। टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग इन प्लेंटिव फेवर्स, इसमें यह है कि प्लेंटिव के फेवर में जो ना वो टर्मिनेट होनी चाहिए प्रोसीडिंग। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दी कि इन्हें मेरे अगेंस्ट जो ना वो एफआईआर दर्ज कराई झूठी, ठीक है, जिसका पर्पस वो यही था कि मेरी रेपुटेशन को डैमेज करे। तो टर्मिनेट जो प्रोसीडिंग हुई थी एफआईआर के केस में वो इन द फेवर ऑफ डिफेंडेंट हुई थी, यानी कि मेरी फेवर में हुई थी, ठीक है। तो इस केस में भी बेसिकली आपको यही प्रूव करना होता है कि जो है ना वो टर्मिनेट जो हुई है प्रोसीडिंग वो डिफेंडेंट की हुई है, इस वजह से डिफेंडेंट जो है ना वो अब सूट फॉर मिलिशियस प्रोसिक्यूशन जो है ना वो फाइल कर रहा है, ठीक है। जब देखिए जब आप सूट फाइल करते हैं तो जो पार्टी प्लेंट जमा करवाती है, यानी कि जो पार्टी पहले कोर्ट में जाती है उसको हम प्लेंटिव कहते हैं, ठीक है। तो जब आप सूट डिफेंडेंट जब सूट फाइल करेगा, ठीक है, तो वो फिर प्लेंटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे भी यही लिखा गया है कि टर्मिनेट ऑफ प्रोसीडिंग इन प्लेंटिव फेवर, कि जो टर्मिनेट हुई है प्रोसीडिंग वो प्लेंटिव की फेवर में हुई है, ठीक है। और प्लेंटिव इज इक्विट, जो प्रीवियस प्रोसीडिंग है उसमें प्लेंटिव का इक्विट होना लाजमी है, या डिसकंटिन्यू होना लाजमी है, या विड्रॉ बाय डिफेंडेंट होना लाजमी है, या इट मस्ट बी अ फाइनल नॉन पेंडिंग, ठीक है। इस केस में बेसिकली ये हेल्ड हुआ था कि डिसकंटिन्यू एंड एक्विटल ट्रीटेड एज अ फेवरेबल टर्मिनेशन। लेकिन अगर एक पर्सन विदाउट एविडेंस इक्विट हो गया, मतलब उसके अगेंस्ट कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिले, ठीक है, मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट क्रिएट हुआ और वो क्विट हो गया और बाद में जाके वो जो है ना वो मिलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल कर देता है, तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि बाकी जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें जो ये था कि एब्सेंस ऑफ रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज वो भी होना लाजमी है, ठीक है। अगर एब्सेंस ऑफ रीजनेबल प्रोबेबल कॉज मौजूद है, ठीक है, रीजनेबल प्रोबेबल कॉज अगर मौजूद है तो तब आप मिलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल नहीं कर सकते, बेशक आपको टर्मिनेट किया गया है, ठीक है। एक एलिमेंट की बेस पे आप कभी भी जो है ना वो सूट फॉर मिलिशियस प्रोसिक्यूशन नहीं फाइल कर सकते। उसके बाद डैमेजेस के हैं प्लेंटिव के पास, ठीक है। डैमेजेस जो है बेसिकली वो 3 तरह के हैं, या तो उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया, या उसकी रेपुटेशन को, या मेंटल जो है ना उसको डैमेज किया गया, ठीक है। तो ये डैमेजेस हैं, ठीक है। अगर इनमें से कोई चीज़ अगर होगी तब भी जो है ना वो आप मिलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल कर सकते हैं। अगर तो फॉर एग्जांपल आपकी रेपुटेशन को डैमेज किया जाए, जैसे कि मैंने पहली एग्जांपल दी, देखिए एक्चुअली में क्या कॉन्सेप्ट है हमारी सोसाइटी में कि जब भी किसी के घर में पुलिस आती है तो उसकी अच्छी खासी जो है ना वो रेपुटेशन कम हो जाती है, बस इसी बेस पे कि उसको अरेस्ट किया गया है, ठीक है, हथकड़ियाँ लगाई गई हैं और पुलिस की गाड़ी में उठाया गया और लेके पुलिस स्टेशन जाया गया, ठीक है। तो ये उसकी रेपुटेशन डैमेज हुई, ठीक है। इसी बेस पे भी वो मिलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल कर सकता है अगर तो वो चारों इंग्रेडिएंट्स में, ये चारों एसेंशियल में पूरा होता रहे तो, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी रेमेडीज़ देखें क्या अवेलेबल हैं, तो रेमेडीज़ बेसिकली यही हैं कि आपको प्लेंटिव को जो है ना वो प्रूव करना पड़ता है कि मेरे अगेंस्ट जो है ना वो विदाउट रीजनेबल प्रोबेबल कॉज थी, ठीक है, और मिलिशियस इंटेंशन थी डिफेंडेंट की, यानी कि जिसके अगेंस्ट मैं सूट फाइल कर रहा हूँ। अब ए ने मेरे अगेंस्ट एफआईआर करवाई तो जारी बात है मैं बड़ी होने के बाद ए के अगेंस्ट जो है ना वो सूट फाइल करूंगा, ठीक है। तो मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिव के होता है कि मैं प्रूव करूं कि इसमें जो है ना विदाउट रीजनेबल और प्रोबेबल कॉज थी और इसका पर्पस सिर्फ ये था कि ये मेरी रेपुटेशन को जो है ना वो हर्ट करे, ठीक है, और इसकी जो पीछे इसकी बैड इंटेंशन थी। काइंड ऑफ मिलिशियस प्रोसिक्यूशन देखिए 2 तरह की काइंड है, या तो आप मिलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल कर सकते हैं सिविल प्रोसीडिंग में, या आप जो है ना क्रिमिनल प्रोसीडिंग में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में जो है ना वो सिविल प्रोसीडिंग में जो मिलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट है ना वो एज सच इनिशिएट नहीं किया जाता, ठीक है, रिकॉग्नाइज नहीं करता ला। उसकी वजह ये है कि जब भी आप फॉल्स एंड प्रीवियस लिटिगेशन लेके जाते हैं ना कोर्ट के, तो कोर्ट जो है ना वो कंपनसेटरी कॉस्ट जो है ना वो आपको कर देती है अवार्ड, ठीक है, जिस पर्सन के अगेंस्ट जो है ना वो आप सूट ले गए। फॉर एग्जांपल मैंने एक जो है ना वो झूठा दावा दायर कर दिया बी के अगेंस्ट, ठीक है। जब वो दावा जो है ना वो कोर्ट ने देखा कि ये फॉल्स एंड प्रीवियस लिटिगेशन है तो कोर्ट एट द स्पॉट जो है ना वो मुझे बोलेगी कि आप इतनी जो है ना वो कंपनसेशन बी को पे करें, ठीक है, वो उसी केस में डिसाइड हो जाएगा। लेकिन जो मिलिशियस प्रोसिक्यूशन का कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादातर क्रिमिनल केस में होता है, ठीक है। जब आप किसी के अगेंस्ट झूठी एफआईआर करवाते हो और उसके पीछे आपकी कोई प्रोबेबल और रीजनेबल कॉज नहीं होती, ठीक है, तो तब जो है ना वो हम मिलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल कर सकते हैं। सिविल में बेसिकली एट द स्पॉट ही जो है ना वो कोर्ट जो है ना वो कंपनसेटरी कॉस्ट जो है ना वो दे देती है डिफेंडेंट को, ठीक है, वो उसका डिसीजन एट द स्पॉट हो जाता है। लेकिन जो क्रिमिनल केस है उसमें जब आपके अगेंस्ट कोई झूठी जो ना लिटिगेशन
जो है ना इनिशिएट की जाती है और जिसका पर्पज़ हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। पर्पज़ यही है कि यहाँ तो आपको जो है ना वो मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ तो आपकी जो है ना वो रेपुटेशन को हर्ट किया जा रहा है, ठीक है, जिससे भी जो है ना वो आपको किया जा रहा है। और अगर उनमें से ये 4 एसेंशियल पाए जा रहे हैं, ठीक है, और कोई एब्सेंट है, रीजनेबल और प्रोबेबल कॉज एब्सेंट है, टर्मिनेट किया गया केस आपकी फेवर में, ठीक है, और आपको नुकसान हुआ है, ठीक है, जब तक आपको नुकसान नहीं होता फिर देयर इज़ अ रेमेडी, देयर इज़ अ राइट, देयर इज़ अ रेमेडी, जो भी जैसी भी रेमेडियो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी पे बेस करता है ये सारा होल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो क्रिमिनल केस में ही आप जो है ना वो ज़्यादातर मलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल करते हैं। सिविल केस में एट द स्पॉट जो है ना वो कंपनसेटरी कॉस्ट जो है ना वो कोर्ट जो है ना वो अवार्ड कर देती है डिफेंडेंट को, ठीक है। लेकिन क्रिमिनल केस में जो है ना आपको सेपरेटली एक सूट फॉर मलिशियस प्रोसिक्यूशन फाइल करना होता है, ठीक है, सिविल कोर्ट में जिसकी जुरिस्डिक्शन होती है, ठीक है। वो फिर सिविल कोर्ट जो है ना वो डिटरमाइन करती है कि क्या वैल्यू होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि मैंने जो है ना वो एक मलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल किया ए के अगेंस्ट, क्योंकि ए ने मेरे अगेंस्ट झूठी एफआईआर करवाई थी। मैं उसमें लिखूंगा कि जी मेरी रेपुटेशन को जो मुझे नुकसान हुआ उसके मुझे इतना कंपनसेट किया जाए, ठीक है, मैंने जो वकील साहब को फीस दी उसका मुझे इतने कंपनसेट किया जाए, उसके बाद जितने मेरे अखराजात आए वो मुझे इतना कंपनसेट किया जाए, ठीक है, मुझे जो लॉस हुआ मुझे इतना कंपनसेट। फॉर एग्जाम्पल मैंने को 20-25 लाख का जो है ना वो वहाँ पे सूट फाइल कर दिया है कि मुझे जो है ना इतना कंपनसेट किया जाए। तो अब कोर्ट जो है वो सर्कमस्टांसेस पे बेस से जो है ना वो डिटरमाइन करेगी कि कितनी जो है ना वो अमाउंट जो है ना वो मुझे जो नुकसान हुआ है, ठीक है, और कितनी जो है ना अमाउंट जो है ना वो मुझे कॉस्ट की जाएगी, ठीक है। तो ये सारी जो है ना वो मलिशियस प्रोसिक्यूशन को हमने डिस्कस किया, ठीक है। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो, ये बेसिकली जो है ना ह्यूमन डिग्निटी और लिबर्टी और रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ना ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि कोई भी पर्सन जो है ना वो किसी के अगेंस्ट फॉल्स एंड फ्रीवियस लिटिगेशन जो है ना वो ना कर सके। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दो मेरे ख्याल।